नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वही है का दूसरा भाग। कहने को वह धर्मशाला था, लेकिन वास्तव में वह शराबियों मवालियों का अड्डा था। जिस कमरे में मैं था उसमें आमने सामने 6 तख्त पड़े थे। सबके सिराने एक एक अलमारी बनी थी। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अजीब तरह की गंध हर तरफ से आ रही थी। न जाने कितने बरसों से उसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी। खैर, मैं बहुत थका था तो पसर गया तख्त पर। धर्मशाला का इंचार्ज बाबूराम को जानता था। इससे मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि कहाँ पर सस्ता और अच्छा खाना मिल जाएगा उसने यह बता दिया। मैंने शाम 7 बजे तक आराम किया, फिर खाना खाने और आसपास का मुआयना करने की गरज से बाहर निकल गया। निकलने से पहले मैंने धर्मशाला के बाथरूम में जी भर कर नहाया था और रानी गुल मंजन भी किया था। लगा जैसे कई दिन की थकान उतर गई है। हाँ, बाथरूम की गंदगी, वहाँ की अजीब सी बदबू ने परेशान कर दिया था। बाहर निकलने पर एक व्यक्ति ने पानी बर्बाद न करने की नसीहत के साथ साथ पानी किस किस समय आता है यह भी बता दिया। बाहर निकला तो लगा जैसे शहर में नई रवानी आ गई है। तब की भदोही की माफिक नहीं कि अंधेरा होते ही बिजली देवी की आवाजाही और कटौती शुरू, और घरों में पेट्रोमैक्स लालटेन दियों का टिमटिमाता प्रकाश, और फिर 9 बजते बजते सब घरों में सिमट गए। मैंने जब घर छोड़ा था तब वहाँ लाइट की ऐसी ही बदतर हालत थी। सुनता हूँ अब वहाँ भी लाइट आती है। हालात बदल गए हैं, मगर यहाँ माया नगरी को दिन भर की दौड़ती भागती जिंदगी के बाद एक और नई दुनिया की ओर बढ़ते देख रहा था। मैं कुतूहलवश इधर उधर देखता आगे बढ़ता जा रहा था। मुख्य सड़क पर पहुँचा तो और प्रभावित हुआ। हाँ, यह भी मेरे दिमाग में आया कि सुबह जिन रास्तों से यहाँ तक आया, यहाँ की सड़कें उन रास्तों की तरह ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। बाजार, मकान, बिल्डिंगें भी वहाँ सी बड़ी विशाल और तड़क भड़क वाली नहीं हैं। जानती हो समीना, करीब हफ्ते भर बाद मैं यह जान पाया कि वह या तो भाई कला सलम बस्ती है। यहाँ मैंने अपने बड़वापुर, गोपीगंज या पूरे भदोही की तरह ज़्यादातर घरों में, बल्कि हर एक घर को फैक्ट्री की तरह पाया। फ़र्क इतना था कि भाईकला में सभी जगह कालीन ही कालीन और उसके लूम नहीं थे। यहाँ तो तरह तरह की चीज़ों की एक ही कमरे में पूरी की पूरी फैक्ट्री देखकर मैं दंग रह गया। खैर, उस रात टहलते टहलते मैं बहुत दूर निकल गया था। जब होश आया तो वापस धर्मशाला आने का रास्ता ही भूल गया। बड़ा पूछते पाछते किसी तरह जब राह मिली तो एक होटल पर खाना खा के वापस आया। यह नहीं कह सकता कि यह वही होटल था जिसे धर्मशाला वाले ने बताया था। वापस रास्ता ढूंढते समय जिसे मैं धर्मशाला कह रहा था उसे कुछ लोगों ने कहा वो धर्मशाला नहीं है। क्या है यह पूछने पर एक नज़र मुझ पर डालकर सब आगे बढ़ जाते। मैं अंदर अंदर बहुत डर गया। जब वापस पहुंचा तो धर्मशाला वाले ने घूर कर देखा और आने जाने का टाइम बता दिया। कमरे में जब पहुंचा, मतलब अपने तख्त पर, तो देखा मेरे वाले के अलावा बाकी सभी पर कोई ना कोई तान कर सो रहा है। तख्त पर एक दरी मात्र पड़ी थी। कमरे के बीचों बीच पुराने जमाने के भारी भारी 2 पंखे चल रहे थे। साथ ही घर घर की आवाज़ भी खूब कर रहे थे। तख्त पर मैंने अपने बैग से तौलिया निकाल कर डाल दिया था। तकिया नहीं था। मैं कभी बिना तकिए के नहीं सोता था। सबके तख्त पर नज़र डाली तो देखा सब जगह तकिया लगाए हुए थे सभी। मैं फिर गया इंचार्ज के पास। उसने बड़ा गुनगुना के एक तकिया दिलवाई। उससे आ रही गंध के चलते मैंने बिछाई हुई तौलिया उठाकर तकिए पर लपेट लिया
और लेट गया, मगर समीना नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं घूमते हुए पंखों को बल्ब की बेहद धीमी मटमैली पीली रोशनी में देख रहा था। एक आदमी बीच बीच में हल्के खर्राटे भी ले रहा था। वहाँ सो रहे सभी ने शराब पी रखी थी। बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मगर समीना जानती हो, इन सब के बावजूद घूमते हुए पंखों की तरह मेरा दिमाग घर की ओर घूमने लगा। घर याद आने लगा, सबसे ज़्यादा अम्मा, बाबू और फिर बाकी लोग भी। भाभी भी एक एक चीज़ फिल्म की तरह चलने लगी कि मेरे गायब होने के कारण वहाँ पर कोहराम मचा होगा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई गई होगी। यह सब सोचते हुए दिमाग में यह भी आया कि तमाम दोस्तों को मेरी इस योजना के बारे में पता है, उन सब से बात खुल गई होगी। यही सब सोचते सोचते कम नींद आई पता नहीं। सुबह जब उठा तो देखा सारे तख्त खाली हैं। मेरे अलावा सब जहाँ जहाँ जाना था जा चुके थे। मैं घोड़ा बेचकर सोया हुआ था। घर पर भी जब मैं सो जाता था तो जल्दी उठाए नहीं उठता था। लेकिन समीना, हालात देखो क्या से क्या हो जाते हैं कि आज हर सुख सुविधा से भरपूर इस अरमानी हाउस में मेरी आंखों में नींद नहीं है। करीब 40 घंटे से जाग रहा हूँ मगर नींद नहीं आ रही है। धर्मशाले में उस दिन घर वालों की याद आने के बावजूद गहरी नींद सो गया था, मगर पिछले 40 घंटों से घर, छब्बी, तुम्हारी और तमाम बातों की यादें इतनी ज़्यादा तारी हैं कि नींद नहीं आ रही है। आ रही है तो सिर्फ तुम सबकी यादें। इस शहर में अब तक बीते दिनों में घटी एक से बढ़कर एक घटनाएं। जैसे उस दिन जब धर्मशाले में उठा था तो दिन के 9 बज चुके थे। तैयार होकर जब बाहर सड़क पर आया तो तेज़ भूख लगी हुई थी, तो उसी रात वाले होटल पर जाकर डट कर नाश्ता किया और फिर बसों की जानकारी करके उन जगहों के लिए निकल लिया जहां जाकर फिल्मों में विलेन बनने का अपना सपना पूरा कर सकता था। यही क्रम रोज का था। बड़ी दौड़ भाग बाबूराम की खुशामद करते रहने पर 2 महीने बाद उसके दिए पते पर एक आदमी मिला जिसने ठीक से बात तक नहीं की, धुतकार कर भगा दिया था। वहाँ से निकलने के बाद पूरा दिन अब भी अपने लिए पहली बनी इस माया नगरी में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। हारा जुआरी सा रात 10 बजे फिर उसी तख्त पर पड़ा था। सस्ती शराब की बदबू से पूरा कमरा गंधा रहा था। उस समय तक मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, इसलिए मेरे लिए बड़ी भयावह थी वह बदबू। और कोई समय होता तो मैं ऐसी जगह 1 सेकंड नहीं रुकता, लेकिन जुनून था अपना सपना पूरा करने का, तो बराबर उस बदबू को बर्दाश्त करता वहीं रुकता रहा। अगले कई दिनों तक यही किस्सा चलता रहा। साथ ही पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। मेरे पैसे जिस तेजी से खत्म हो रहे थे उसी तेजी से मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन बाबूराम किसी को लेकर फिर आया धर्मशाले पर, तो मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। सारा किस्सा बताकर हाथ पैर जोड़ा कि भैया मदद करो, इस बेगानी दुनिया में एक तुम ही अपने हो। धर्मशाले का खर्चा बहुत है, कोई कमरा दिलवा दो सस्ता मद्दा, और काम भी, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। जानती हूँ समीना, इस पर वह बोला, ठीक है करता हूँ कुछ, लेकिन रहने का जुगाड़ इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। कल सुबह 8 बजे आऊँगा, तैयार रहना। सच कहूँ समीना, तो उस वक्त मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था कि वह कुछ करेगा। मुझे वह उन दलाल ड्राइवरों की तरह लगा जो सब ग्राहक फंसाकर होटल या धर्मशाला तक पहुंचाकर वहां से कमीशन भी लेते हैं। मगर जब उस पर यकीन करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। सो मैं सुबह 7 बजे ही तैयार होकर उसका इंतज़ार करने लगा, मगर वह 8:30 बजे तक भी नहीं आया। तो मैंने सोचा धोखेबाज ने धोखा दे दिया
चलूं खुद ही कहीं देखता हूँ, मगर कहाँ? यह प्रश्न मन में आते ही मेरे सामने फिर अंधेरा था। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? इस धोखेबाज के अलावा और किसी को जानता भी तो नहीं। एक बार फिर मेरे मन में उन सारे दोस्तों के लिए खूब गालियाँ निकलने लगी जिन्होंने मेरे साथ मजाक किया था, फर्जी पते, फर्जी फ़ोन नंबर दिए थे। मगर अचानक ही बाबूराम ने सामने आकर पूरा दृश्य ही बदल दिया। आते ही बोला, घंटे भर से जाम में फंसा था इसीलिए देर हुई, और चलो। तो मैंने पूछा कहाँ? तो वह बोला, जहाँ बताऊँगा कुछ समझो पाओगे, समझ पाओगे, कुछ जानते हो कुछ यहाँ के बारे में? तो मैंने कहा नहीं। इस पर उसने बिदक कर कहा, तो जहाँ चल रहा हूँ वहाँ चलो, अपने धंधे की खोटी करके आया हूँ, समझे? इसके बाद वह मुझे लेकर मान खुर्द गोवंडी पहुँचा। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, कुछ गोदाम सा लग रहा था। अंदर वह आधे घंटे किसी से बात करके लौटा और बोला, देख तू बड़ा भाग्यशाली है, यहाँ किसी को इतनी जल्दी नौकरी वोकरी मिलती नहीं, मगर तू अपनी ओर का आदमी है, तो मैंने पूरा जोर लगाकर तेरे लिए बड़ा रिक्वेस्ट किया। तू सेठ तैयार हुआ है, तेरे को यहाँ जितना माल आता है उसका हिसाब रखने का है, साथ ही तेरे रहने का भी यही इंतजाम है। फिर उसने मुझे सेठ से मिलाया था, सारी बातें पक्की हुई। उसने वापस मुझे एक बस स्टॉप पर छोड़ा और बोला, आज का दिन धर्मशाला में काटो, कल अपना सामान वगैरह लेकर सेठ के पास सवेरे पहुंच जाना। इतना कहकर वह चला गया। मैं काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर एकदम गुड़बक की तरह खड़ा रहा। समझ नहीं पा रहा था कि यह नौकरी करूं या अपना सपना पूरा करने की कोशिश करूं। बाबूराम जाते जाते 2000 रुपये और ले गए, यह कह के कि जिसके कहने से तुझे यह नौकरी मिली है उसके लिए कुछ खाने पीने को ले जाना है। समीना, मैं अपने को एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा था। आखिर मैंने निर्णय लिया कि चलो यह नौकरी करता हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पहले कुछ महीने इस अबूझ पहली बनी माया नगरी को समझ बूझ लूँ, फिर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाऊँगा। नहीं तो रोज़ कोई ना कोई ठगता रहेगा और मैं एक दिन सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा हूँगा, या मुंह लटकाए हारा जुआरी सा अपने बड़वापुर जाने के लिए किसी ट्रेन पर सवार होने को विवश हो जाऊँगा। समीना, तुम मुझे हमेशा नहीं बल्कि शुरू के 2-3 सालों तक आए दिन एड़ा टट्टू कहा करती थी, लेकिन नहीं समीना, मैं हर वक्त हर क्षण अपने सपने को पूरा करने के लिए बेचैन रहता था। अब तक मैंने जितने काम किए, जितने तरह के काम किए, वह सब केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए रास्ता बना सकूं, सिर्फ इसलिए किए। बाबूराम द्वारा ठगा जा रहा हूं यह जानते हुए भी मैं अगले दिन सेठ के पास पहुंचा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वहां पहुंचने पर अपने को और ठगा हुआ पाया। जानती हूँ, मुझको जो काम दिया गया था उसमें गोदाम की चौकीदारी भी शामिल थी। बड़ी धूर्तता के साथ यह जिम्मेदारी दी गई थी। गेट से लगा एक कमरा था जिसमें कभी पुताई कराई नहीं गई थी। स्लेटी रंग की दीवार धूल मिट्टी गंदगी से चिकट काली हो रही थी। छत के बीचों बीच एक बल्ब लंबे तार के साथ लटका हुआ था। उससे रोशनी इतनी होती थी कि बस किसी तरह सब कुछ दिख जाता था। पीली मटमैली सी रोशनी, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे बड़वापुर में बेहद कम वोल्टेज के कारण होती थी। बात यहीं तक सीमित नहीं थी समीना। बाथरूम जाने के लिए सामने वाले दूसरे गोदाम तक जाना पड़ता था, जो करीब करीब 100 कदम दूर था, जिसके बरामदे में इसी सेठ के यहाँ मजदूरी करने वाले कई मजदूर बनाते खाते सोते थे। वह सभी उड़ीसा के लोग थे। दिन भर अंदर ही अंदर कुड़ता बाबूराम को गरियाता काम करता रहा। पल भर को चैन नहीं था। मिनी ट्रकों में सामान आ जा रहा था। सेठ दिन भर लापता। शाम 7 बजे आया। सारा रजिस्टर देखा और जाते जाते बोला कि रात में भी कुछ ट्रकें आ सकती हैं।
मतलब कि हमारी ड्यूटी 24 घंटे की थी। इस तरह सेठ मुझसे चौकीदारी का भी काम बिना कहे ही ले रहा था। जैसे उन मजदूरों से उस गोदाम का जाते समय सेठ सिर्फ इतना बोला, काम अच्छा किया, रात में ध्यान रखना। यह तारीफ मुझे उसकी एक और धूर्तता ही लगी और कुछ नहीं। बड़वापुर में जो धंधे में लगा रहता था, भले ही बेमन से, उसका यहाँ फ़ायदा ज़रूर मिला था। सेठ चला गया, लेकिन एक बार भी यह नहीं पूछा कि क्या खाओगे, कहाँ सोओगे। ना कुछ खाने को है, ना कोई बिस्तर। मैं दिन भर का थका एकदम परेशान हो गया, मुंह सूख रहा था, पीने को पानी नहीं था और ना ही कोई बर्तन। वहीं पड़ी टुटाई कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि क्या करूं। मगर थोड़ी ही देर में भूख प्यास ने बेचैन कर दिया तो बाहर सड़क पर आया, मगर दूर दूर तक खाने पीने को कुछ भी नहीं था। अंततः मैं उन मजदूरों के पास पहुंचा। उनसे पूछा कि आसपास कहीं कोई होटल है कि नहीं, खाने पीने का सामान मिलता है कि नहीं, कहीं खटिया और बिस्तर वगैरह मिलेगा कि नहीं। मगर उन सब ने जो बताया उससे मैं बड़ा निराश हो गया। उन सब ने जो जगह बताई वह काफ़ी दूर थी। दूसरे जाने का कोई साधन नहीं था। तीसरे जाने के बाद रास्ता भूल जाने का डर अलग था। और इन सब से पहले यह कि थकान से पस्त में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह सारे मजदूर उस समय खाना बना रहे थे। उनकी रोटियां देखकर मेरी भूख आपा खो रही थी, मुंह में पानी भर रहा था, जबान अंदर ही अंदर फड़क रही थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा वहीं कुछ देर खड़ा रहा तो उन मजदूरों में से एक, जो करीब 50 के आसपास रहा होगा, उसने पूछा, क्या सेठ के यहाँ काम पर आया हूँ? तो मैंने सिलसिलेवार सारी बातें बता दी। हाँ, मैं खाने और बिस्तर के बारे में बड़ा जोर देकर बात की मैंने। असल में समीना, मैं भूख प्यास से इतना व्याकुल था कि मैं चाहता था कि वह यह बोल दे कि आज यहीं हमारे साथ खा लो और बदले में मुझसे पैसे ले हुए। भूख प्यास की आग कितनी बड़ी होती है समीना, इसका एहसास मुझे उसी क्षण हुआ। मैं बातों को लंबा खींचता रहा कि वह मेरे मन की बात बोल दे, लेकिन वह नहीं बोला। तो मैंने आखिरी दांव चलते हुए कहा, इधर नया आया हूँ, इसलिए अब कहीं नहीं जाऊँगा। रास्ता भूलने का डर लगता है। आज किस्मत में बिना बिस्तर के भूखे प्यासे ही सोना लिखा है। चलता हूँ। अनमना सा मैंने फिर इधर उधर देखा, इंतज़ार किया कि कुछ जवाब मिले, लेकिन निराश हुआ और अंततः चल दिया। मगर प्यास से मेरा गला सूख रहा था। प्यास ने ऐसा जोर मारा कि मानो मेरे पाँव सुता ही वापस मुड़ गए। फिर अनायास ही मुँह से निकल गया कि क्या थोड़ा पानी पीने को मिल जाएगा? समीना, मेरा इतना कहने के बाद जो प्रतिक्रिया उस मजदूर और अन्य ने दी वह एकदम दूसरी थी। मैं चौंक गया। वह मजदूर लपक कर एक जग में पानी और गिलास लेकर आया। उसके साथ उसके और भी एक दो साथी लपके। बड़े प्यार से उसने पानी दिया और मैं 3 गिलास पानी पी गया, मगर खाली पेट पानी भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खैर, जब पानी पी लिया तो वह मजदूर बोला, हम आपसे पहले ही कहने वाले थे, मगर सोचा हम मजदूरों के साथ पता नहीं आप खाएंगे पिएंगे भी कि नहीं। यह सुनते ही मैं छूटते ही बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने पीने में क्या है, हम सब इंसान ही तो हैं, फिर मैं भी काम ही करने आया हूँ। इसके बाद फिर और बातें होती रहीं। तब तक खाना बन गया और मैंने उन सब के साथ खाना खाया। इस दौरान कौन कहाँ का रहने वाला है या सारी बातें हुई। मैंने बड़े संकोच के साथ पैसा देने की बात कही तो उन सब ने मना कर दिया। चलते समय प्लास्टिक की एक बोतल में पानी ले आया। बिस्तर के लिए उन सब ने चादर दे दी। मैं जब तक कमरे पर लौटा तब तक मेरे शरीर में जान आ चुकी थी।
फर्श पर खाली चादर बिछाकर सोना बड़ा अखर रहा था, तो मैं फिर उठ कर बैठ गया। इधर उधर देखता रहा मगर कुछ कबाड़ के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तौलिया निकाल लिया था, बैग को तकिए की तरह इस्तेमाल किया और सो गया। समीना थकान और नींद के कारण उस पथरीली जमीन पर पतली सी वह चादर किसी गुलगुले गद्दे से कम नहीं लगी, लेकिन ठीक से नहीं सो सका। रात भर में 3 ट्रक आए, सामान अनलोड हुआ, सब रजिस्टर पर चढ़ाया, तब सोया। समीना माया नगरी आने के बाद वह एक ऐसी रात थी जिसमें काम, थकान, नींद के आगे एक बार को भी घर की याद नहीं आई। इसके बाद मैंने न जाने कितनी नौकरियां की, अब तो बहुत सी याद भी नहीं है, मगर यह पहली जो है यह जस की तस याद है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता, ठीक वैसे ही जैसे मैं छब्बी और तुम्हें एक पल को भी नहीं भूल पाता, क्योंकि छब्बी के बाद तुम ही वह हो जो मेरे दिल में कब उतर गई पता ही नहीं चला। खैर समीना, इस नौकरी ने मुझे वहाँ मुंबई में खड़ा होने और इसे समझने और पैसा कमाने का आधार दिया। और वहीं मैं यह भी मानता हूँ कि यह मेरे सपने तक पहुँचने के रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा भी बनी, और वह बाबूराम भी। उसके कारण मैं कुछ ऐसी आदतों का शिकार बना जिससे अपने सपने के प्रति मेरी निष्ठा, मेरा जुनून कमज़ोर पड़ता गया। मैं समय से सही प्रयास कर ही नहीं पाया। उसके कारण मैंने कुछ ऐसे कारनामे किए जिनके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। बिल्कुल तुम्हारी तरह अपनी प्यारी छब्बी को भी नहीं। वह कारनामे भी इस समय मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। बाबूराम हर 5वें 6ठे दिन वहाँ आता रहता था। मैंने नौकरी के दूसरे दिन ही सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे थे, जिससे कि चारपाई, बिस्तर, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा कर सकूं। लेकिन जानती हो समीना, उसने बड़ी बेरुखी से मना कर दिया, बल्कि यह कह सकते हैं कि अपमानित भी किया था। हालांकि मेरे पास उस समय ज़रूरत भर के पैसे थे, लेकिन मैंने सुरक्षा की दृष्टि से मांगे थे, जिससे वक्त ज़रूरत पर पैसा कम ना हो। सेठ के इनकार करने पर वही पैसा काम आया। यदि वह पैसे ना होते तो मुझे साथ लाए गहनों को बेचना पड़ता, मगर मैंने फिर भी एहतियात बरती और केवल एक मामूली सा गद्दा, तकिया, चारपाई, चादर, मच्छरदानी और जरूरत भर के कुछ बर्तन ले आया। सारी शर्म शान छोड़कर उन्हीं मजदूरों को साधा, उन्हें पैसा दिया और 2 महीने तक उन्हीं लोगों के साथ खाना पीना चलता रहा। जब 2 महीने के बाद 1 महीने की तनख्वाह मिली, तब मैंने खाना बनाने आदि का बाकी का इंतजाम किया। समीना, यह सारी वह बातें हैं जो तुम्हें कभी नहीं बताई थी, क्योंकि संकोच होता था कि कैसे बताऊं यह सब। मैं डरता था कि तुम गुस्सा ना हो जाओ। पहली करतूत बाबूराम की याद आ रही है। नौकरी करते हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था, तनख्वाह मिली नहीं थी। एक दिन बाबूराम रात को करीब 9 बजे अपना ऑटो लेकर आ गया। ऑटो की आवाज़ सुनकर बाहर निकला तो देखा बाबूराम ऑटो से एक एयर बैग लेकर निकाल रहा है। उसी के पीछे एक मुश्किल से 18-19 साल की लड़की सलवार सूट पहने खड़ी है। देखने में वह अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी। गोदाम के बाहर की धीमी रोशनी में मैं उसे ठीक से देख समझ पाता कि तब तक बाबूराम बैग और लड़की को लिए सामने आ खड़ा हुआ और बोला, अरे यार, अंदर भी आने दोगे या यहीं खड़ा रखोगे? मैं उसकी इस बात से एकदम अचकचा गया और उन्हें अंदर बुलाकर चारपाई पर बैठाया। फिर उत्सुकता भरी नजर से बाबूराम को देखा। उसने मुझे बैठने को कहा तो एक टूटा फूटा स्टूल जो मैंने रखा था उस पर बैठ गया। मैं तुरंत यह जान लेना चाहता था कि आखिर यह महिला कौन है।
और बाबूराम इतनी रात गए यहाँ क्यों ले आया है। मैं कुछ पूछता कि उसके पहले ही बाबूराम बोला, विश्वेश्वर परेशान ना हो, तुम्हारी तरह ये भी मेरी दोस्त है, बस रात भर के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने क्षण भर में यह सोचते हुए कि इसने मेरी मदद की है, चलो जो हो सकेगा करते हैं, उससे तुरंत कहा, हाँ मेरे लायक जो हो बताइए। तो वह बोला, असल में हम दोनों यहीं रात भर रुकना चाहते हैं, मेरे घर पर कुछ दिक्कत है, बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रात भर की ही तो बात है, रुकिए बिस्तर जमीन पर लगा लेते हैं। घर में उसके किस तरह की दिक्कत है मुझे समझते देर नहीं लगी। बड़वापुर में मेरे कुछ दोस्तों को महीने में कई बार यह दिक्कत होती थी। मांगने पर मैं उनकी मदद भी करता था। वह सब मुझको भी अपने खेल में शामिल होने के लिए बुलाते, लेकिन मैं मना करता तो कहते, का मर्दवा कैसन मनैया हुआ है, ऐसन बढ़िया बढ़िया हसीना बुलावत बाटिन और तू भागत हुआ है। मगर मेरी नज़र में यह गलत था, तो मैंने दोस्ती निभाकर चल देता था। बाबूराम ने भी मेरी हाँ सुनते ही कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन था यार कि तुम मना नहीं करोगे। अच्छा इनसे तुम्हारा परिचय करा दूं, ये तराना है, इन्हें सब तमन्ना भी कहते हैं। मैंने नमस्ते में हाथ जोड़ लिए तो उसने भी मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। मैंने देखा कि मैं संकुचा रहा था और वह बेखौफ बिंदास थी। मैं अब तक यह सोचकर परेशान होने लगा कि आखिर ये इसकी दोस्त कैसे हो गई, रात भर दूसरे मर्द के साथ क्या कर रही है। धंधे वाली है तो ये दोस्त क्यों बता रहा। मुझे लगा फितरती बाबूराम कुछ नया खेल खेल रहा है। वह मुझे कुछ ज़्यादा सोचने का मौका दिए बिना तेजी से बाहर गया और 2 पॉलीथीन लिए हुए वापस लौटकर बोला, विश्वेश्वर मैं होटल से खाना लेकर आया हूँ, आओ खाते हैं। यह कहते हुए उसने बिना किसी संकोच के साथ लाई पानी की बोतल से हाथ धोया और बिस्तर पर ही पेपर बिछाकर खाना निकालने लगा। तराना भी हाथ धोकर उसी के बगल में बैठ गई। मैंने मना कर दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन उसके बहुत जोर डालने पर उसे रोस्टेड चिकन का एक टुकड़ा लेकर हिलते डुलते स्टूल पर बैठकर माजरा क्या है समझने की कोशिश करने लगा। पहले जो टूटी कुर्सी थी वो कई दिन पहले ही पूरी तरह टूट गई थी, तो उसे बाहर डाल दिया था। मैं धीरे धीरे चिकन का टेस्ट ले रहा था, लेकिन बीच बीच में नज़र तराना पर खिंच जाती थी। उसका बेपरवाह अंदाज मुझे परेशान कर रहा था। उसके बहुत ज़्यादा खुले कपड़े, अटपटे ढंग से हटे हुए दुपट्टे, खाने के तरीके से यही लग रहा था कि वह कोई घरेलू महिला नहीं है। अचानक ही बाबूराम ने मुझे चौंका दिया। उसने पैंट में पीछे खोसी शराब की बोतल निकालकर शराब गिलास में उड़ेली। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसने और चौंका दिया तराना के गिलास में भी डालकर। फिर मेरे पीछे पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसे मना कर सका। बाबूराम की इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो उठा। गुस्सा भी बहुत आ रही थी, मगर इतने दिनों में यह भी जान गया था कि बाबूराम केवल दंदफंदी ही नहीं है, बेहद खुराफाती भी है और छुटभैया टाइप के जराइम पेशा वालों से भी संपर्क रखता है। उसका मुख्य काम ऑटो चलाना नहीं है, दंदफंद है। ऑटो तो एक बहाना है। खैर, खाना पीना खत्म हुआ और जमीन पर बिस्तर भी लग गया। उन दोनों ने जिद करके मुझे चारपाई पर ही सोने को विवश कर दिया। चारपाई का सारा बिस्तर जमीन पर था, मेरे लिए सिर्फ एक तकिया बची थी। इस बीच मैंने देखा कि शराब का असर दोनों पर हो चुका था। दोनों अब बातें न सिर्फ ज़्यादा तेज
आवाज़ में कर रहे थे बल्कि बेवजह हंस भी रहे थे। अचानक बाबूराम उठकर खड़ा हुआ और बड़ी गर्मी ये कहते हुए शर्ट बनियान पैंट उतार दी, सिर्फ एक अंगोछा पूर्वी स्टाइल में लपेट लिया और तराना से बोला, तू भी कपड़े उतार दे, गंदे हो जाएंगे तो सवेरे क्या पहनेगी। समीना, उस दिन बाबूराम से ज़्यादा मुझे वह तराना आश्चर्य में डाल रही थी। अपनी समझ से उसने बड़ी धीमी आवाज़ में एक बेहद अश्लील बात कही और उठकर खड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर भी उसने कपड़े उतारने में फुर्ती दिखाई। कुर्ता उतार दिया, सलवार भी उतार दी। बचे रहे कपड़े के नाम पर बस वही 2 छोटे टुकड़े जिसके लिए तुम कहती थी कि ये साले तन पर बेड़ी जैसे लगते हैं, कसे रहते हैं तन पर। और तुम सिर्फ कहती ही नहीं थी बल्कि अधिकांश समय पहनती भी नहीं थी। खैर, और विस्फोट होना भी बाकी था। तराना बाबूराम की ऊंची हरकतें तेजी से बढ़ रही थी। अचानक बाबूराम कुछ लड़खड़ाई सी आवाज़ में बोला, विशेश्वर थोड़ी देर ऑटो में आराम कर ले, बाहर मौसम बहुत ठंडा है, तेरा पसीना सूख जाएगा, बढ़िया लगेगा। उसकी मनसा समझते मुझे देर नहीं लगी। उसे मन ही मन बद्दी बद्दी गालियाँ देता हुए मैं बिना कुछ बोले बाहर ऑटो में बैठ गया। मेरे जैसे लंबे चौड़े आदमी को ऑटो में कहाँ आराम मिलता, सो मैं इधर उधर टहलता फिर बैठता। हर बार बाबूराम को गरियाता। उन दोनों की आवाज़ें मैं बाहर भी बीच बीच में सुन रहा था। तराना की कुछ बातें सुनने के बाद मैंने मन ही मन कहा, देखने से लगता ही नहीं कि इतनी बेशर्म होगी। बड़वापुर में भी दोस्त न जाने कितने धंधे वाली लाते थे, लेकिन वो सब तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। समीना, गजब या किया सोचने के बावजूद उसकी आवाज़, बातों से मैं अपने भीतर उत्तेजना भी महसूस कर रहा था जो बढ़ती ही जा रही थी। तराना का वह भरा पूरा लंबा चौड़ा बदन रह रहकर आंखों के सामने कौंध जा रहा था। यह बेचैनी, गुस्सा, खींच भरा आधे घंटे तक का समय बीता होगा कि बाबूराम बाहर आया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर उखड़ी सी आवाज़ में बहकते हुए बोला, यार, मेरे रहते तेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर चीज़ को मैं हैंडल कर लेता हूँ, तुझे भी सिखा दूंगा। देख, चुटकी बजाते मैंने नौकरी और रहने की जगह दोनों दिला दी ना। आज रात औरत का भी मजा ले। जा अंदर जा, तराना इंतजार कर रही है, तेरा फिदा है, तेरे पर फिदा छा गया है तू उस पर। समीना, उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अंदर तराना ने निश्चित ही सुनी होगी। समीना, पहले से मेरे अंदर उत्तेजना की जो आग सुलग रही थी वह बाबूराम की बातों से एकदम भड़क उठी। मेरी ऊपरी बनावटी नानुकुर पर बाबूराम का आग्रह भारी पड़ा। आखिर मैं यही चाह रहा था, किसी औरत को भोगने का यह मेरा पहला अवसर था। सो तराना जैसी मंजी हुई खिलाड़ी के सामने मैं अनाड़ी नजर आया। उसने मेरी खिल्ली भी उड़ाई। बेवजह की मर्दानगी दिखाने से उसे कुछ तकलीफ हुई थी, जिसका उलाहना उसने मुझे सुबह जाते समय दिया। और हर बार की तरह बाबूराम मुझसे फिर कुछ रुपए झटक ले गया। समीना, मैंने उसी दिन पहली बार किसी औरत को बिना कपड़े के एकदम बेपरवाह होकर सोते भी देखा था। वह अपना दुपट्टा ही ओढ़ कर सोई थी, क्योंकि ओढ़ने के लिए वहाँ कोई चादर तो थी नहीं। दुपट्टा भी इतना अस्त व्यस्त ढंग से ओढ़े थी कि उसका बदन नामात्र को ही ढका था। इतना ही नहीं, कमरे में 2 मर्द भी हैं। तराना को इसकी भी तनिक परवाह नहीं थी। मेरा दुर्भाग्य देखो कि उस रात में बिल्कुल नहीं सो सका। दोनों बेसुध सो रहे थे और मैं ट्रकों की आवाजाही के कारण बार बार उठ रहा था। और जब ट्रक चले जाते तो तराना का खुला बदन न सोने देता। मैं उठ उठ कर बैठ जाता, घूर घूर कर देखता उसे। मन करता कि दुपट्टा उसके बदन के जिन चंद हिस्सों को ढके हुए है वह भी खुल जाए, दुपट्टा हट जाए। समीना, तुम मेरी इस हरकत को कमीनापन कहती,
कि मैंने व्याकुल होकर एक बार उसका दुपट्टा हटा देने की कोशिश भी की थी, मगर वह कुछ ऐसे उसकी कमर के नीचे दबा था कि हटा नहीं सका। ज़्यादा जोर लगाने पर उसके जाग जाने का डर था। जानती हो, उस समय मैं बाबूराम से डर रहा था, जबकि वह ताकत में मेरा आधा भी ना रहा होगा। ऐसी ही ऊंच नीच घटनाओं के साथ यहाँ नौकरी करते हुए 4 महीने पूरे हो गए और मुझे उस जगह से कहीं और जाने की घंटे भर को भी फुर्सत नहीं मिली थी। सेठ ने मेरी जी तोड़ मेहनत और ईमानदारी का यह इनाम दिया कि मुझ पर ढेरों काम का बोझ और लाद दिया है। 4 महीना पूरा होते ही मैं मचल उठा उस आदमी के पास जाने के लिए जिसने फिल्मों में काम दिलाने के लिए मुझे कुछ महीनों बाद बुलाया था। धर्मशाला में रहते हुए जब भटका करता था तब उससे मुलाकात हुई थी। मैं उस दिन लाख बाधाओं के बावजूद वहाँ पहुँच ही गया। वह आदमी भी मिला। उसे देखकर मैं खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो गया कि चलो 4 महीने बाद आज फिल्म में काम मिल जाएगा। उसके अर्दली की जी तोड़ मिन्नतों हाथ पैर जोड़ने के बाद मैं करीब 3 घंटे बाद उससे मिल पाया, मगर उसने मुझे पल भर में ऐसे दुत्कारा मानो मैं घर में अचानक ही घुस आया गली का कोई आवारा कुत्ता हूँ। उसने साफ कहा, जा कहीं काम धंधा कर, फिल्मों में काम करेगा। कभी देखा है खुद को आईने में? किसी कोल माइन से निकल कर आया हुआ लगता है। उसकी यह बात पूरी होने से पहले ही उसके स्टाफ ने मुझे बाहर कर दिया। बुझे मन से मैं वापस लौटा तो सेठ की गालियां और नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी सुनी, साथ ही 1 दिन की पगार काटने का आदेश भी। उस दिन गुस्सा क्षोभ के कारण खाना भी नहीं खाया। वह बेचारे मजदूर बुलाने आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। समीना, इसके बाद मैंने उस सेठ की नौकरी 8 महीने और की। वहाँ जिंदगी के एक से एक अनुभव मिले और बाबूराम का नित्य नया चेहरा भी देखने को मिला। उसकी संगत का नतीजा था कि मैं थोड़ी बहुत शराब भी पीने लगा और औरतों में दिलचस्पी बढ़ती गई। बाबूराम की बदौलत हर हफ्ते कोई ना कोई तराना कमरे पर आती और हम दोनों उससे भी जी भर कर संसर्ग करते। कई बार अगले दिन पछतावा होता। मन में आता, ऐसे तो मेरा सपना पूरा होने से रहा, मगर फिर किसी तराना की बात आते ही सब भूल जाता। इस दौरान जितनी तरानाएं आईं जिन्हें लेकर बाबूराम आया, उनमें कोई भी 20-25 से ज़्यादा की नहीं थी, सिर्फ एक को छोड़कर जो करीब 45-46 की थी, जिसने बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी की थी। वह इस धंधे में इसलिए थी क्योंकि उसको और पति को उसके मिलने वाली तनख्वाह परिवार के लिए पर्याप्त न थी। बच्चों के अच्छे लालन पालन, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसों की कमी आड़े न आए, इसलिए महीने में 3-4 दिन रातें कहीं और किसी के साथ बिताकर ठीक ठाक कमाई वो कर लेती थी। उस उम्र में भी उसने खुद को बहुत संभाल कर रखा था। अपने कस्टमर से ऐसे पेश आती थी कि वह उससे एक बार फिर मिलने की जरूर सोचता। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।